स्वागत है आप सभी का टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस में। मैं नीतू। आज हम पढ़ेंगे ओबीजी की यूनिट फर्स्ट के जो ट्रेंड्स हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल, उनके बारे में कि क्या ट्रेंड्स होते हैं। तो जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जो ट्रेंड्स हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के अंदर, उनके अंदर जो पहला ट्रेंड्स है वो है चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, वेरिएशन इन फैमिली लाइफ स्टाइल्स। कि जो ट्रेंड्स बनाए गए हैं ऑब्स्टेट्रिकल और गायनेकोलॉजी मिडवाइफरी के लिए, वो क्यों बनाए गए हैं? ताकि हम क्या कर सकें, वहां पर चेंजेस ला सकें सोशल स्ट्रक्चर के अंदर। जो सोसाइटी के अंदर पहले से रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, उनके अंदर हम हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उनके अंदर क्या करें, चेंजेस ला सकें। और वेरिएशन इन फैमिली लाइफ स्टाइल, जो फैमिली की लाइफ स्टाइल है उसके अंदर हम क्या करें, उसके अंदर चेंजेस लेकर आए, वेरिएशन लाएं। तो इसमें क्या होगा, इट हैज अलर्ट हेल्थ केयर प्रायोरिटीज फॉर द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सेस। कि जो ये चेंजेस हैं ये क्या करते हैं, हेल्थ केयर जो प्रायोरिटीज है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ नर्सेस के लिए, उसकी प्रायोरिटीज को ये क्या करते हैं, अल्टर्ड करते हैं। टुडे क्लाइंट एडवोकेसी एंड इंक्रीज फोकस ऑन हेल्थ एजुकेशन। जो क्लाइंट एडवोकेसी है वो किसके ऊपर फोकस करती है, हेल्थ एजुकेशन, न्यू नर्सिंग रोल्स एंड द वे इन विच नर्स हैव टू अडॉप्ट दीज चेंजेस। और नए वे है वो वहां पर डेवलप करती है जिनको एक नर्स को उन चेंजेस को क्या करना होता है, अडॉप्ट करना होता है। तो सोशल और स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लाना और फैमिली लाइफ स्टाइल जो है उसके अंदर वेरिएशन लाने के लिए हमारे जो ट्रेंड्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंटामिनेट। कॉस्ट कंटेनमेंट है वो एक ऐसी ट्रेंड्स है, जो हमारे ट्रेंड्स है उसके अंदर क्या है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अगर लो कॉस्ट के होंगे तो वहां पर हर एक पर्सन के अंदर उन हेल्थ सर्विसेज को वहां पर क्या करेगा, अचीव कर सकता है। इसलिए हम जो हेल्थ केयर डिलीवरी है जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो फोकस किसके ऊपर करता है, ऑन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। कि जो कॉस्ट है हेल्थ सर्विसेज है उनकी जो कॉस्ट है उनको क्या करना, रिड्यूस करने के लिए क्लोजली मॉनिटर द कॉस्ट ऑफ पर्सनल यूज एंड ब्रांड्स ऑफ सप्लाईज। कि जो भी मेडिसिन है, जो ब्रांड मेडिसिन है उनकी सप्लाई हो, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए, लो कॉस्ट के अंदर। लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे, जो हॉस्पिटल स्टे है उसको भी क्या करना है, रिड्यूस करना। नंबर ऑफ प्रोसीजर कैरिड आउट एंड नंबर ऑफ रेफरल रिक्वेस्ट। कि जो रेफरल रिक्वेस्ट है उनको भी वहां पर डिक्रीज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंड्स हैं उनको हम यूज में ले रहे हैं। तो हमारा जो सेकंड ट्रेंड्स आता है वो कौन सा आता है, कॉस्ट कंटेनमेंट। कि कॉस्ट कंटेनमेंट जहां पर हम जितनी भी हेल्थ सर्विसेज जो प्रोसीजर प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमेशा कैसे होना चाहिए, लो कॉस्ट में होना चाहिए, ताकि इजीली से पब्लिक उन कॉस्ट जो हमने वहां पर प्रोसीजर अप्लाई किए हैं, जो भी इक्विपमेंट हम लेकर आए हैं, टेक्नोलॉजी है, वो हर एक पर्सन उसको क्या कर सके, वहां पर यूज में ले सके। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडेड रोल ऑफ फॉर नर्सेस। कि नर्स का रोल बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो ट्रेंड्स हैं उनके लिए हमने ट्रेंड्स को क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। तो नर्स का रोल बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, इंक्रीज नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर री असेसमेंट एंड प्रोफेशनल जजमेंट। कि हमें नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए ताकि वो एक इफेक्टिव असेसमेंट कर सके, प्रोफेशनल जजमेंट ले सके, एंड प्रोवाइडिंग एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्स प्रैक्टिशनर सच एज नर्स मिडवाइफ। और वहां पर उसकी जो प्रैक्टिशनर है जो वो प्रैक्टिस करेगी उसके अंदर उसके रोल को एक्सपेंड करने के लिए एथिक्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लिख रहे हैं, नर्स मिडवाइफ। तो ये हमारे क्या होंगे, नेक्स्ट ट्रेंड्स है एक्सपेंडेड रोल फॉर नर्स। के हमें नर्स का रोल भी वहां पर क्या करना है, एक्सपेंड करना है। नेक्स्ट ट्रेंड इज फैमिली सेंटर्ड केयर। मिडवाइफ एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग है वो फोकस करता है केयर के ऊपर, और वो भी कौन सी केयर होगी, फैमिली सेंटर्ड केयर। कि एक हेल्दी मदर और चाइल्ड के लिए मदर को एजुकेट करना, उसके साथ साथ हमारा जो फोकस होता है वो उसकी फैमिली पर भी होता है। तो केयर हम प्रोवाइड करेंगे फैमिली सेंटर्ड केयर। मोर नेचुरल चाइल्ड बर्थ इन्वायरमेंट वेयर पार्टनर्स होम लाइक चाइल्ड बर्थ फैमिली मेंबर मे बी रिमेन इन द इन्वायरमेंट एंड पार्टिसिपेट इन द एक्सपीरियंस। कि नॉर्मल चाइल्ड बर्थ इन्वायरमेंट के लिए वहां पर क्या होगा, जो पार्टनर्स है वो उसके साथ रहेंगे, होम लाइक चाइल्ड बर्थ जो बर्थ है उसके जैसा वहां पर इन्वायरमेंट है वो उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। बाय अडॉप्टिंग ए व्यू ऑफ प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ एज ए फैमिली इवेंट्स, नर्स कैन इंस्ट्रूमेंटल इन इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर इन केयर।
कि नर्स है, एक पेशेंट जिसकी प्रेगनेंसी है, जिसको डिलीवरी होने वाली है, नर्स इंस्ट्रूमेंट है, वहां पर क्या करेगी, इंक्लूड करेगी फैमिली मेंबर को केयर के अंदर, कंसल्ट करेगी वो किसके साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ कंसल्ट करेगी प्लान ऑफ केयर, कि कैसे प्रेगनेंसी के अंदर एक वुमन को केयर प्रोवाइड करनी है, वो उसके लिए प्लान करेगी, उनको इंक्लूड करेगी ड्यूरिंग डिलीवरी, कि उनके लिए जो डिलीवरी है, हॉस्पिटल डिलीवरी करवाने, सिजेरियन डिलीवरी होगी या फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी, उन सब के अंदर पेशेंट के साथ साथ उसकी फैमिली को भी वहां पर क्या करेगी, इन्वॉल्व, एंड प्रोवाइड क्लियर हेल्थ टीचिंग सो दैट फैमिली मेंबर कैन मॉनिटर देयर ऑन केयर, और उनको क्लियरली वहां पर क्या करेगी, हेल्थ टीचिंग और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेगी ताकि वो खुद की केयर को मॉनिटर कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक पेशेंट है जहां पर उसको क्या हो रहा है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, उसका ब्लड प्रेशर है प्रेगनेंसी की वजह से इंक्रीज हो रहा है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हमने कल भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जेस्टेशन का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी टाइम पर उसको हाइपरटेंशन हो रहा है, तो उस टाइम पर हम पेशेंट है उसकी फैमिली को एजुकेट करते हैं कि कैसे वो ब्लड प्रेशर है उसको मॉनिटर करेंगे, नॉर्मल जो लेवल है उसके बारे में बताएंगे, नॉर्मल से अबव उसका वेरिएशन जा रहा है तो उसके बारे में हम उनको क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे कैसे वो उसकी केयर कर सकते हैं। तो जो ट्रेंड्स है वो कौन सा होगा, फैमिली सेंटर्ड केयर की भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट ट्रेंड है असिस्ट टू हेल्थ केयर, कि हेल्थ केयर को क्या करना, असेस करना। स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर टू असिस्ट द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इंक्लूड हैविंग हेल्थ इंश्योरेंस, कि जो स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर को वहां पर क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, हायर लेवल ऑफ इनकम, कि इनकम का लेवल भी कितना होना चाहिए, उनका हाई होना चाहिए, एंड रेगुलर प्राइमरी केयर प्रोवाइडर एंड अदर सोर्सेस ऑफ ऑनगोइंग हेल्थ केयर, कि जो उनको प्राइमरी केयर प्रोवाइडर है वो भी वहां पर क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, और जो ऑनगोइंग हेल्थ केयर के अदर सोर्सेस हैं उनके बारे में उनको क्या करना, एजुकेट करना। Clinical preventive service such as early prenatal care can serve as indicator to assess the quality of healthcare service. जो क्लिनिकल प्रिवेंटिव सर्विसेज होते हैं जैसे प्रीनेटल केयर, जो ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम पर जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं, वो एक इंडिकेटर होते हैं जो किसको करते हैं कि एक पर्सन है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वहां पर उसकी जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी को असिस्ट करने में भी ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। द ऑब्जेक्टिव सेलेक्टेड टू मेजर द प्रोग्रेस इन दिस एरिया, कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है जो इनको हेल्प करते हैं असिस्ट करने में हेल्थ केयर के लेवल को। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा होता है, इंक्रीज प्रपोर्शन ऑफ पर्सन विद हेल्थ इंश्योरेंस, कि उन पर्सन का जो रेशियो है वो क्या करना है, इंक्रीज करना विद हेल्थ इंश्योरेंस, जिन्होंने क्या कर रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। हेल्थ इंश्योरेंस जिनके पास होगा उनके पास क्या होती है, गवर्नमेंट है जो बेनिफिट उनको प्रोवाइड करती है कि वो उस कॉस्ट के अंदर जितना उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा हो उसमें अपना ट्रीटमेंट है वो फ्री करवा सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ पर्सन है उनका रेशियो पब्लिक के अंदर क्या करना, इंक्रीज करना। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ पर्सन हु हैव स्पेसिफिक सोर्स ऑफ ऑनगोइंग केयर, कि उन पर्सन का लेवल है जो रेशियो है वो क्या करना, वहां पर बढ़ाना है जिनके पास एक स्पेसिफिक जो केयर सर्विसेज है, सोर्स है कि वो किसी भी डिजीज है उसकी स्पेसिफिक केयर उनको मिल सकती है, तो उनका रेशियो यहाँ पर क्या करना है, इंक्रीज करना है। नेक्स्ट वन, इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमन हु बिगेन प्रीनेटल केयर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, कि उन प्रेग्नेंट वुमन का रेशियो बढ़ाना है कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमन है जो प्रेग्नेंट हो रही है सोसाइटी के अंदर वो क्या करें, अपने एंटीनेटल केयर के लिए हॉस्पिटल के अंदर आए, उनके जो रिकॉर्डिंग है, जो डाटा रिकॉर्ड होते हैं वो क्या होने चाहिए, वहां पर इंक्रीज होने चाहिए। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव किसके अंदर हेल्प करते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज जो इंडिया के अंदर है उनको असिस्ट करने में ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। किसी भी डिजीज को अर्ली रिकॉग्नाइजेशन में ये हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वन इज शॉर्टनिंग ऑफ हेल्थ हॉस्पिटल स्टे, कि जो ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स क्यों अप्लाई किए गए, ताकि पेशेंट को जितना हो सके वो वहां पर हॉस्पिटल के अंदर उसका जो स्टे है वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। व्हेन वुमन हैव बिगेन द प्रीटर्म लेबर स्टे इन हॉस्पिटल, जैसे प्रीटर्म लेबर अगर स्टार्ट हो गया है तो वहां पर क्या करेगी, वुमन है वो हॉस्पिटल में स्टे करेगी। वाइल लेबर इज हेल्टेड,
कि लेबर अगर हेल्ड हो गया है या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको स्टॉप हो गया है, कि जो लेबर की प्रोसेस है वो स्टॉप हो गई है, प्रीटर्म लेबर है उसको वहां पर क्या कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, एंड देन आर अलाउड टू रिटर्न द होम। तो हम वहां पर पेशेंट को क्या करेंगे, होम उसके घर पर वापस से उसको जाने के लिए अलाउ कर देंगे ऑन मेडिकेशन विद कंटिन्यू मॉनिटरिंग। हम पेशेंट को मेडिसिन भी उनको प्रोवाइड करते हैं कि कंटिन्यू उसको मेडिसिन लेना है और उसको अपनी हेल्थ है जो साइन सिम्टम्स उसके अंदर प्रेजेंट है उन सबको वो कंटिन्यू मॉनिटर करेगी कि वापस से वो सिम्टम्स वो अपीयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। रूटीन हॉस्पिटल स्टे फॉर मदर एंड न्यूबॉर्न आफ्टर एन अनकॉम्प्लिकेटेड बर्थ इज नाउ 2 days और लेस। अगर कोई अनकॉम्प्लिकेटेड केस नहीं था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है वो एक कॉम्प्लिकेटेड केस है, एक नॉर्मल डिलीवरी वहां पर हुई है जहां पर मदर की के साथ कोई भी हाई रिस्क केस की हिस्ट्री नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं कि बर्थ के बाद हॉस्पिटल जो स्टे होता है वो या तो क्या रहेगा 2 days का होगा या फिर इससे भी कम हो सकता है, लेस देन 2 days। तो शॉर्टनिंग ऑफ हॉस्पिटल स्टे है वो भी किसके अंदर हम कवर कर सकते हैं, ट्रेंड्स के अंदर। शॉर्ट टाइम हॉस्पिटल स्टे रिक्वायर इंटेंसिव हेल्थ टीचिंग बाय द नर्सिंग स्टाफ एंड फॉलो अप बाय द होम केयर एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कि जो शॉर्ट टाइम हॉस्पिटल स्टे होता है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हमें हेल्थ टीचिंग है वो प्रोवाइड करे। जो कौन प्रोवाइड करेगा, नर्सिंग स्टाफ है वो एक पेशेंट को हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड करेगा ताकि वो अपनी इफेक्टिव वे से अपनी केयर कर सके। इसके अलावा होम केयर भी उसको प्रोवाइड की जाती है या फिर कम्युनिटी हेल्थ जो नर्स होती हैं वो कंटिन्यू वहां पर क्या करेंगे, उसकी फैमिली के अंदर उसके होम पर वहां पर जाकर उसका क्या करेंगे, कंटिन्यूअस डाटा है या असेसमेंट है वहां पर चेक करेंगे। नेक्स्ट ट्रेंड इज इंक्रीज यूज ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मोडेलिटीज। कि जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं उनको क्या करना है, यूज करने के लिए। एक पेशेंट है जिसको डिजीज हुई है, कोई भी प्रेगनेंसी है जिसके अंदर हमारे पास वन मोर ऑप्शन है, तो हम उस अल्टरनेटिव ऑप्शन को वहां पर क्या करेंगे, यूज में लेंगे। उनको बढ़ाने के लिए हमें ट्रेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो देयर इज ग्रोइंग टेंडेंसी टू कंसल्ट द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ थेरेपी। कि जो भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं हमें वहां पर कंसल्ट करना उसका अल्टरनेटिव जो फॉर्म ऑफ थेरेपी वहां पर प्रेजेंट है, सच एज एक्यूपेंचर और थेराप्यूटिक टच। इन एडिशन और इंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। एग्जाम्पल के तौर पर एक्यूपेंचर या थेराप्यूटिक टच, कोई भी ट्रेडिशनल हेल्थ केयर है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कैसे समझ सकते हैं कि एक्यूपेंचर जो है या ट्रेडिशनल जो थेरापेटिक टच है वहां पर क्या किया जाता है, एक थेरेपी है वो हम यूज में लेते हैं जहां पर पेन को रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी के पार्ट के ऊपर नीडल से हम क्या करते हैं उसको पंचर करते हैं ताकि पेन का लेवल वहां पर क्या हो सके, सबसाइड हो सके। हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम उसको पेन किलर दे देते हैं, दूसरा हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, वो कौन सा होता है, एक्यूपेंचर और थेराप्यूटिक टच, जिसकी हेल्प से हम पेन के लेवल को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इन अल्टरनेटिव थेरेपीज को हम क्या करेंगे, वहां पर असिस्ट करेंगे। नर्स हैव इंक्रीजिंग ऑब्लिगेशन टू बी अवेयर कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव थेरेपीज। कि एक नर्स है उसका वहां पर कंप्लीटली उसके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि वहां पर जो भी कॉम्प्लीमेंट्री या अल्टरनेटिव थेरेपीज प्रेजेंट है उसके बारे में उसको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो ये भी क्या इसके ट्रेंड्स के अंदर आता है। नेक्स्ट वन इज जो नेक्स्ट ट्रेंड्स है मिडवाइफ और ऑब्स्टेट्रिक के, वो कौन सा है, इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। कि हमें जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उनका यूज वहां पर क्या करना है, इंक्रीज करना है। द फील्ड ऑफ असिस्ट रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शॉर्ट में हमने बहुत सुना है IVF। सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट एंड मॉनिटरिंग fetal heart rate by the Doppler ultrasonography are other example। कि टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करेंगे, जो भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, एग्जांपल के तौर पर IVF जो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, इंटरनेट से। इसके अलावा हम क्या करते हैं, फीटल हार्ट रेट है उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी। फीटल हार्ट रेट के लिए हमारे पास अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें हम स्टेथोस्कोप की भी हेल्प से भी सुनते हैं, पिनार्ड फिटोस्कोप की हेल्प से भी सुनते हैं, और डॉपलर अल्ट्रासाउंड है उसकी हेल्प से भी हम फीटल हार्ट रेट है वो असिस्ट कर सकते हैं।
ये अदर एग्जाम्पल होते हैं किसके, टेक्नोलॉजी के। तो इन सब का यूटिलाइजेशन है वो नर्स को वहां पर आना चाहिए। इन एडिशन टू लर्निंग दिस टेक्नोलॉजी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्स मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन द यूज एंड देयर एडवांटेज टू द क्लाइंट। जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ नर्स है उसको इस टेक्नोलॉजी की नॉलेज होने का एडवांटेज भी वहां पर उसको नॉलेज होगा, वो पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकती है कि क्या इस टेक्नोलॉजी का क्या वहां पर एडवांटेज है। तो और वो उसके यूज को भी क्या करेगी वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। अदरवाइज टेक्नोलॉजी क्लाइंट में बी मोर प्रेग्नेंट फाइंड न्यू देन हेल्पफुल टू देम। प्रिटेंड करते हैं कि जो ये टेक्नोलॉजी होती है उनकी हेल्प, अगर एक नर्स को नॉलेज नहीं होगा वो पेशेंट को एक्सप्लेन नहीं करेगी तो वो उसकी हेल्प करने के बजाय उसको और उसके ज्यादा क्या करेंगे, फियर है उसको कॉज करेंगी। तो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके यूजेस को वहां पर क्या करना है, इंक्रीज करना है। नेक्स्ट ट्रेंड है टेक्नोलॉजी एडवांस, कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनको भी हम क्या करते हैं ऑब्स्टेट्रिकल और नर्सिंग मिडवाइफरी के अंदर हम उसको इंक्लूड करते हैं। एज द टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स, क्योंकि हमें पता है टेक्नोलॉजी क्या होती है, टाइम के साथ साथ यहाँ पर क्या होती है, रिवोल्यूनाइजेशन होता रहता है, वो चेंज होती है और सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं वो टुडे इन द वर्ल्ड, कि वो आज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूज में ले रहे हैं। इट हैज बिकम नेसेसरी थ्रू नॉलेज ऑफ द नर्सिंग पर्सनल टू हैव न्यू टेक्नोलॉजी बीइंग यूज। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, नेसेसरी हो गया है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है उनके हमें यूटिलाइजेशन आना चाहिए। ड्यू टू दिस एडवांसमेंट द हैंड ऑन केयर, ये एडवांसमेंट हमें क्या करेगा, इमीडिएट हमें हेल्प करता है उसको केयर प्रोवाइड करने में, ऑफ द क्लाइंट इज रिड्यूसेस, कि जो क्लाइंट केयर होती है, जो बर्डन होता है केयर का, वो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी उसको क्या कर देती है, रिड्यूस करती है। तो ऑल्सो इट इज द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, तो इसलिए ये क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी एक क्वालिटी नर्सिंग केयर है वो मानी जाती है। Today, fetal monitoring has progressed from the use of fetoscope to the electronic fetal monitor. एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या देखा है कि हम पहले जो फीटल हार्ट रेट सुनते थे वो किसकी हेल्प से सुनते थे, फीटोस्कोप की हेल्प से, फीटोस्कोप की हेल्प से सुनते थे। अब वो एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम किससे मॉनिटर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर जो डिवाइस है उससे हम इजीली से फीटल हार्ट साउंड को असिस्ट कर सकते हैं। इट कैन बी यूज बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, हम इन दोनों टेक्नोलॉजी है उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों को ही क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी हमें क्या करती है, हेल्प करती है एक इफेक्टिव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हमारे क्या थे ट्रेंड्स, कि कौन कौन से ट्रेंड्स हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीगल एंड एथिकल प्रिंसिपल इन प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इनफॉर्म, जो हमारे लीगल और एथिकल प्रिंसिपल हैं जो हमारे प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर इंक्लूड किए गए हैं ऑब्स्टेट्रिकल एंड मिडवाइफरी के अंदर। तो उसके अंदर जो हमारा पहला लीगल और एथिकल प्रिंसिपल है वो कौन सा होता है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, कि हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है वहां पर। पेशेंट और इंडिविजुअल हु रिक्वायर हेल्थ सर्विसेज हैव राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन, कि पेशेंट या कोई भी पेशेंट हो या इंडिविजुअल हो उसका खुद का वो क्या होता है, राइट होता है कि जो भी केयर उसको प्रोवाइड की जा रही है वो उसके लिए खुद का डिसीजन ले सकता है। अबाउट द ओपिनियन ऑफ फॉर ट्रीटमेंट एंड अदर रिलेटेड इश्यूज, तो उसको जो ट्रीटमेंट के लिए जो हम अल्टरनेटिव थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं तो उस थेरेपीज का जो डिसीजन है उसका राइट लेने का है, जो राइट है वो किसके पास है, पेशेंट या इंडिविजुअल के पास है। द प्रोसेस ऑब्टेनिंग परमिशन इज कॉल्ड इन्फॉर्म कंसेंट, और जो हम पेशेंट से परमिशन लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर हम एक वर्ड यूज में लेते हैं और वो कौन सा होता है, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। जो कंसेंट फॉर्म होता है जहां पर पेशेंट है वो एग्री करता है कि आप उसके साथ वो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज जो थेरेपी है वो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड वन इज नेक्स्ट क्या है, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड बी डिस्क्लोज फॉलोइंग डिटेल्स,
जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है उसके अंदर जो फॉलोइंग डिटेल्स होती हैं वो कौन कौन सी प्रोवाइड की जाती हैं। फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल इज करेंटली असिस्ट हेल्थ स्टेटस रिगार्डिंग द जनरल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि इंडिविजुअल हो उसका करंटली असिस्ट किया गया, हेल्थ स्टेटस उसको असिस्ट किया गया, जनरल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों से रिलेटेड जो उसका हेल्थ स्टेटस है उसको असिस्ट किया करना, reasonably accessible medical, social and other means of response to individual condition including predictable success of rate, side effect and risk, कि वहां पर हम पर्सन को पहले ही क्या कर देते हैं, एजुकेट कर देते हैं, वहां पर उसको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर हम कंप्लीट उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं मेडिकल, सोशल एंड अदर मीन्स ऑफ रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल कंडीशन, जो भी उसकी कंडीशन अक्कर होती है उसके बारे में, इंक्लूडिंग प्रिडिक्टेबल सक्सेस बताते हैं, उसकी रेट कि जो भी उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसकी सक्सेस रेट क्या है वो हम पेशेंट को पहले ही एक्सप्लेन कर देते हैं, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साइड इफेक्ट के बारे में हम पहले बताते हैं और क्या रिस्क वहां पर हो सकता है, तो ये सारी चीजें हम उनको पहले ही क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। The implication for the individual general sexual and reproductive health and lifestyle declining any of the option and or suggestion, जो इम्प्लीकेशन होता है इंडिविजुअल का वो वहां पर क्या कर सकता है, डिक्लाइन कर सकता है कोई भी ऑप्शन को या फिर सजेशन को जो उसके जनरल हेल्थ से रिलेटेड है, सेक्सुअल हेल्थ से या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करती है। द हेल्थ प्रोवाइडर रीजन द रिकमेंडेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑप्शन और सजेशन, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो पेशेंट को वहां पर क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर रीजन है वो रिकमेंडेड करेंगे कि उसके लिए वो ट्रीटमेंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है या नहीं है जिसको वो यूज में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट जो लीगल और एथिकल प्रिंसिपल होता है वो कौन सा होता है, ऑटोनॉमी। सेकेंड, ऑटोनॉमी क्या होता है, ऑटोनोमस पर्सन आर दोज, हम किसे बोलेंगे ऑटोनोमस पर्सन, इज देयर थॉट वर्क एक्शन आर एबल टू फॉलोइंग नॉर्म्स चूजन ऑफ देयर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट और करेंसन बाय द अदर्स, कि ऑटोनोमस वो पर्सन होगा जो अपनी खुद के डिसीजन लेगा, अपनी खुद की थॉट होगी, उसका एक्शन होगा जिसमें किसी भी एक्सटर्नल पर्सन की है कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, हम उसे क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस पर्सन। इज टू बी नोट दैट ऑटोनॉमी इज नॉट रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट विश अगेंस्ट गुड मेडिकल जजमेंट। ऑटोनोमस सिर्फ एक पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं होती है कि हम वहां पर उसको बोल सकते हैं कि पर्सन है वो क्या विश कर सकता है कोई भी अगेंस्ट गुड मेडिकल ट्रीटमेंट है, जजमेंट है, उसके लिए वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा। Simply put, healthcare provider can refuse a treatment option chosen by the patient, कि पर्सन है उसने डिसीजन लिया लेकिन एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो रिफ्यूज कर सकता है ट्रीटमेंट ऑप्शन को पेशेंट के द्वारा जो चूज किया गया, इफ ऑप्शन ऑफ नो बेनिफिट टू द पेशेंट, कि जो ऑप्शन पेशेंट ने सेलेक्ट किया है वो ऑप्शन है वो पेशेंट के लिए अगर बेनिफिशियल नहीं है तो वहां पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो उस ऑप्शन को वहां पर क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। तो ऑटोनॉमी है वो सेकेंड लीगल एंड एथिकल प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट थर्ड वन इज सरोगेट डिसीजन मेकर, जो थर्ड प्रिंसिपल है वो कौन सा है, सरोगेट डिसीजन मेकर। सरोगेट डिसीजन मेकर होते हैं वहां पर क्या होंगे, पेरेंट्स, केयर गिवर या गार्जियंस, उनको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, मे टेक द डिसीजन इफ अफेक्टेड इंडिविजुअल एबिलिटी टू मेक द चॉइस इज डिमिनाइज्ड बाय द फैक्टर्स। यहाँ पर पेशेंट है वो खुद अपना डिसीजन लेता है सेरोगेसी का, लेकिन अगर पेशेंट है उसकी मेंटल कंडीशन वहां पर फिट नहीं है, वो डिक्रीज है कि वो अपना इफेक्टिव जजमेंट नहीं ले सकता है, तो उस कंडीशन में हम उसके पार्टनर, केयर गिवर या फिर गार्जियंस जो उसके पेरेंट्स है उनको भी क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। सच एज एक्सट्रीम यूथ मेंटल प्रोसेस डिफिकल्टीज, एक्सट्रीम मेडिकल इलनेस और लॉस ऑफ अवेयरनेस। उन पर्सन के अंदर जो क्या है, एक्सट्रीम यूथ पर्सन है जो खुद के जजमेंट है, डिसीजन है, इफेक्टिव तरीके से नहीं ले सकते हैं, या फिर कोई भी मेंटल डिफिकल्टीज पर्सन के अंदर है, मेंटल इनेबिलिटी है उसके अंदर जजमेंट के लिए, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन मेडिकल कंडीशन हुई है, उसको इलनेस है जिसकी वजह से उसका जो मोरल सपोर्ट है, जो उसका कॉन्फिडेंस है वहां पर क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, या फिर उसके किसी क्लोजली पर्सन है उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, लॉस ऑफ, उसकी वजह से उसका लॉस ऑफ अवेयरनेस हो गया, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से उसका अवेयरनेस है वहां पर लॉस हो गया,
तो उस कंडीशन में सरोगेट डिसीजन मेकर है, वहां पर किसको इंक्लूड करेंगे? पार्टनर, केयर गिवर एंड गार्जियंस। नेक्स्ट एथिकल प्रिंसिपल इज प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एवरी पर्सन के लिए, हर एक पर्सन के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट, फैमिली, फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल गाइड हैज नो राइट टू मेडिकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेशेंट अनलेस ऑथराइज बाय द पेशेंट। किसी भी पर्सन के पास कोई भी राइट नहीं है, चाहे वो पेशेंट की फैमिली, फ्रेंड या स्पिरिचुअल गाइड हो, कि वो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को वहां पर क्या करे? ब्रेक करें, जब तक कि पेशेंट है उनको ऑथराइज नहीं करता है। द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आर टू बी कीप्ड इन द माइंड, कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है जो माइंड के अंदर रखे जाते हैं, कि कौन सी कंडीशन में पेशेंट की इंफॉर्मेशन है उनको वहां पर ब्रेक नहीं करेंगे। फर्स्ट वन इज हेल्थ केयर प्रोवाइडर ड्यूटीज टू प्रोटेक्ट द पेशेंट इंफॉर्मेशन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं ये उनकी ड्यूटी होती है कि वहां पर वो पेशेंट की इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट करेंगे? अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? जब हमें ये लगता है कि पेशेंट की हेल्थ के अंदर वो इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प करेगा या उसके ट्रीटमेंट के लिए वो क्या रिक्वायर है। एग्जाम्पल, एक जूनियर डॉक्टर है वो क्या करता है? अपने सीनियर डॉक्टर को वहां पर पेशेंट की जो कंडीशन है उसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन है वहां पर वो प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट वन इज पेशेंट राइट टू नो व्हाट देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर थिंक अबाउट देम। ये पेशेंट का राइट होता है कि उसकी इंफॉर्मेशन जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को उसने शेयर की है उसके बाद उसका हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या उसके बारे में सोचता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ड्यूटी टू इंश्योर दैट पेशेंट हु ऑथराइज रिलीज ऑफ देयर कॉन्फिडेंशियलिटी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू अदर्स। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है उसकी ड्यूटी होती है कि वो पेशेंट को क्या करता है? इंश्योर करता है कि ऑथराइज रिलीज करता है, उन पर्सन्स को ही वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिनको किसने ऑथराइज किया गया? पेशेंट ने जिनको ऑथराइज किया इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर्स। एक्सरसाइज ऑफ इनएडिक्वेटली इन्फॉर्म्ड एंड फ्री चॉइस, कि पेशेंट के पास खुद के पास चॉइस होती है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर करता है। नेक्स्ट लीगल एंड एथिकल प्रिंसिपल इज कॉम्पिटेंट डिलीवरी सर्विसेज। कॉम्पिटेंट डिलीवरी सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक पेशेंट का राइट होता है कि वो रिसीव कर सके, एक्यूरेट और राइट ट्रीटमेंट है उसको वो रिसीव करे। एवरी इंडिविजुअल हैव राइट टू रिसीव द ट्रीटमेंट बाय ए कॉम्पिटेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर हु नो द हैंडल सच ए सिचुएशन क्वाइट वेल। ये उसका राइट है कि हम एक एक्सपीरियंस पर्सन, एक रजिस्टर्ड नर्स है वही उसको क्या करे? केयर प्रोवाइड कर सके, करे, ताकि वो किसी भी सिचुएशन के अंदर आराम से उसको क्या कर सकती है? केयर प्रोवाइड कर सकती है। एक अनलाइसेंस्ड नर्स या फिर अनएथिकल नर्स है, पर्सन है, मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसको कोई भी राइट नहीं होता उसको केयर प्रोवाइड करने का। अकॉर्डिंग टू द लॉ मेडिकल नेग्लिजेंसी इज शोन व्हेन द फॉलोइंग 4 एलिमेंट आर ऑल एस्टैब्लिश्ड बाय ए कंप्लेनिंग पार्टी। कि मेडिकल जो नेग्लिजेंसी है वो किसके अंदर इंक्लूड किए गए? 4 एलिमेंट्स जिनको इंक्लूड किया गया है पेशेंट के द्वारा, जो किसको इंडिकेट करेंगे? लॉ के अंदर मेडिकल नेग्लिजेंसी जो कंप्लेनिंग पार्टी करती है। फर्स्ट जो नेग्लिजेंसी है वो कौन सी होती है? ए लीगल ड्यूटी केयर मस्ट बी ऑन बाय ए प्रोवाइडर टू बी कंप्लेनिंग पार्टी। कि लीगल ड्यूटी केयर है वो ओवन किया गया किसके द्वारा कर सकते हैं? जो मेडिकल प्रैक्टिशनर नेग्लिजेंसी के अंदर आते हैं कि कंप्लेनिंग पार्टी है, वहां पर वो क्या कर रही है? उसकी कंप्लेन कर रही है लीगल ड्यूटी के बारे में जो उसको केयर प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट वन इज ब्रीच ऑफ एस्टैब्लिश्ड लीगल ड्यूटी ऑफ केयर मस्ट बी शोन which means a health care provider has failed to meet legally determined standard of care। किसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा? उस पर्सन को इंक्लूड किया जाता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, जो क्या हो जाता है? अपनी जो ड्यूटी होती है उसको अचीव करने में वो क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। नेक्स्ट वन इज डैमेज मस्ट बी सो, कि जैसे कि कोई भी एक्सीडेंटल है, नीडल स्टिक इंजुरी हुई है, पेशेंट को मेडिसिन दे रहे थे, उसने रॉन्ग मेडिसिन पेशेंट को दिया, फिर नीडल स्टिक इंजुरी वहां पर हुई है, तो ये डैमेज है, ये भी किसके अंदर आते हैं? मेडिकल नेग्लिजेंसी के अंदर। नेक्स्ट वन इज द कॉजेशन मस्ट बी सो,
जो भी कोजेशन उसके अंदर हो रहे हैं, जो भी कोजेशन हो रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं, वो पेशेंट के ऊपर शो हो रहे हैं, तो वो सारे किसके अंदर इंक्लूड होंगे, मेडिकल नेग्लिजेंसी के अंदर। नेक्स्ट मेडिकल जो एथिकल और लीगल प्रिंसिपल है वो कौन सा है, सेटिस्फाइड एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट ऑफ केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, एफिकेसी होनी चाहिए उसमें, और दूसरा वो कैसा होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एक्सीडेंटल डेलिब्रेटेड यूज ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करेगा, एक्सीडेंटल और डेलिब्रेटेड प्रोडक्ट है दैट डिफर फ्रॉम देयर अप्रूव्ड पर्पस और मेथड ऑफ यूज, उनको वो वहां से क्या कर दें, सबसाइड कर दें। फॉर इंसिस्ट द डोजेस लेवल ऑफ ड्रग, लुक फॉर द ड्रग contraindication, ड्रग एक्सपायरी, डैमेज ऑफ डाइल्यूटेड स्टेरिलाइजेशन सॉल्वेंट एक्सेट्रा, कि हम कोई भी पेशेंट को अगर मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है, एक नर्स पेशेंट को मेडिसिन दे रही है, तो जो मेडिसिन है उसके जो रेपर के ऊपर है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो पहले क्या करेगी, स्टडी करेगी। जो मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है उसके क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, हम पेशेंट को उसके कॉन्ट्रा देखेंगे कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज को वो मेडिसिन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। दूसरा, ड्रग की एक्सपायरी डेट क्या है, जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट में हम चेक करेंगे कि स्टेरिलाइजेशन है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। डैमेज टू डाइल्यूट, कि मेडिसिन है वो किसके साथ डाइल्यूट करेंगे, नॉर्मल सेलाइन के साथ डाइल्यूट करेंगे या स्टेराइल वाटर के साथ, सॉल्वेंट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट, कि जो भी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी एक्सपायरी डेट, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम सब क्या करेंगे वहां पर स्टडी करेंगे। तो ये हमारे क्या थे, लीगल एंड एथिकल इश्यूज, सॉरी प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन इज, हमारे लीगल और एथिकल प्रिंसिपल कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्री कंसेप्शनल केयर प्लानिंग फॉर पेरेंटहुड, कि हम क्या बोल सकते हैं, प्री कंसेप्शनल केयर बोल सकते हैं या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, प्लानिंग फॉर पेरेंटहुड, कि कंसीव करने से पहले, प्रेगनेंसी होने से पहले हम क्या करें, प्लानिंग करें। एक कपल है वो प्लानिंग कर रहा है या फिर प्री कंसेप्शनल केयर प्रोवाइड की जाती है, तो वो क्या होता है, प्री कंसेप्शन केयर इज द प्रोविजन ऑफ बायोमेडिकल, बिहेवियरल एंड सोशल हेल्थ इंटरवेंशन टू वुमन एंड कपल बिफोर द कंसेप्शन अकर, कि कपल को कंसेप्शन होने से पहले बायोमेडिकल केयर, एक वुमन है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन की उसकी बॉडी है वो रेडी है कंसीव करने के लिए या नहीं है, उसके बिहेवियर उसका पॉजिटिव है नेगेटिव है, वुमन है वो डिप्रेशन में है, या सोशल हेल्थ इंटरवेंशन, कि जो सोशल हेल्थ इंटरवेंशन है उन सब के बारे में पहले से उसको क्या करना, केयर प्रोवाइड करना, वो किस में आता है, प्री कंसेप्शन केयर के अंदर। इट एम एट इम्प्रूव देयर हेल्थ स्टेटस, जो प्री कंसेप्शन केयर है वो स्टार्ट किया गया उसका एक एम है, और वो एम क्या है कि वुमन है उसके हेल्थ के स्टेटस को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, ताकि हम वहां पर रिड्यूस कर सके जो चांस होते हैं मैटरनल और फिटल जो मोर्टालिटी होती है, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट है उसको रिड्यूस करने के लिए, एंड रिड्यूसिंग द बिहेवियर एंड इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू पुअर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आउटकम, कि हम उन आउटकम्स को जो क्या कर देते हैं, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है उसको डिक्रीज करते हैं, उनको रिड्यूस कर सकें। इट अल्टीमेट एम इज टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, प्री कंसेप्शनल केयर है उसका एक अल्टीमेट एम है, और वो एम क्या है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए, इन बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, कि हम शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर या फिर लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के अंदर हम उसकी रेट को क्या कर सकें, वहां पर इम्प्रूव कर सकें। इवन इफ प्री कंसेप्शन केयर एम प्राइमरली एट इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, it bring health benefit to the adolescent woman and men irrespective of their plan to become a parents, ये हमें इम्प्रूव करवाती है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करवाती है। इसके साथ साथ ये बेनिफिट होती है किसके लिए, एडोलेसेंट के लिए भी बेनिफिट होती है, वुमेन्स एंड मेन के लिए होती है, और उनके जो प्लान होते हैं पेरेंट बनने से पहले, जो उनकी सिक्योरिटी होती है कि उनको क्या करना है, फाइनेंशियली भी वहां पर स्ट्रॉन्ग होना है, तो वो उन सब के अंदर भी प्री कंसेप्शन केयर है वो वहां पर क्या करती है, हेल्प करती है। देन नेक्स्ट वन इज
नीड फॉर प्री कंसेप्शन केयर, कि प्री कंसेप्शन जो केयर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो प्री कंसेप्शन केयर है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, तो रिक्वायरमेंट टू रिड्यूस द मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। जो हमारे पास मेन मोटिव होता है प्री कंसेप्शन केयर के लिए वो क्या होता है कि हम वहां पर मैटरनल और चाइल्ड मोर्टेलिटी जो रेट है उसको रिड्यूस कर सकें, ये हमारा मेन मोटिव होता है। इसके अलावा प्रिवेंट अनइंटेंड प्रेगनेंसीज, जो अनइंटेंड या अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, कि डिलीवरी या प्रेगनेंसी के टाइम पर आने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है उनको ये पहले से ही क्या कर देते हैं, वहां पर प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। प्रिवेंट स्टिल बर्थ, प्रीटर्म बर्थ एंड लो बर्थ वेट, कि वहां पर जो प्री कंसेप्शन केयर है वो किस में हेल्प करेगा, प्रिवेंट करता है, स्टिल बर्थ के अंदर हेल्प करता है, प्रीटर्म बर्थ में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, क्योंकि हम वहां पर क्या कर लेते हैं उसको अर्ली रिकॉग्नाइज, या लो बर्थ वेट, जो न्यूबॉर्न है उसका बर्थ का वेट है वो कम हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम अर्ली मदर की हेल्थ को वहां पर क्या कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, उसकी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट, कि जो बर्थ डिफेक्ट है उनको प्रिवेंट करने के लिए मदर को हम पहले से ही क्या कर देते हैं, वो मदर जो कपल जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं उनको पहले से आयरन और फोलिक एसिड जो टेबलेट्स होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि कोई भी वहां पर बर्थ डिफेक्ट है वो प्रेजेंट ना रहे। प्रिवेंट नियोनेटल इन्फेक्शन, कि नियोनेटल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही वो प्लानिंग करते हैं कि डिलीवरी है वो हॉस्पिटल में होगी या फिर होम डिलीवरी होगी। प्रिवेंट अंडरवेट एंड स्टंटिंग, कि जो अंडरवेट वुमेन है जिनका वेट डिक्रीज हो रहा कंटिन्यूसली उनको क्या करना है, उनको डिक्रीज करना, प्रिवेंट करना है अंडरवेट को। प्रिवेंट वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड STI, हमें प्रिवेंट करना है जो वर्टिकल ट्रांसमिशन हो रहा है HIV का या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट वन इज लोअर द रिस्क ऑफ सम फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड कैंसर, कि जो चाइल्डहुड कैंसर के जो रिस्क होते हैं उनको रिड्यूस करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। हम वहां पर फैमिली हिस्ट्री भी कलेक्ट करते हैं, तो इसलिए जो चाइल्डहुड कैंसर के जो केसेस होते हैं उनको अर्ली रिकॉग्नाइज करना और उनको रिड्यूस करना, लोअर करना। एरिया एड्रेस बाय द प्री कंसेप्शन केयर पैकेज, उनको पहले से ही जो प्री कंसेप्शन केयर पैकेज उनके बारे में पहले से ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन उनको मिलने के लिए ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, नीडेड होता है। न्यूट्रिशनल कंडीशन, प्री कंसेप्शनल केयर हमें मदर का जो न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस है उसको आइडेंटिफाई करने में क्या होता है, हेल्प करता है। टोबैको यूज एंड साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज, कि वो वुमेन जो टोबैको यूज में लेते हैं या कोई भी साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज में ले रही हैं, तो प्री कंसेप्शन केयर के अंदर हम उनको पहले से ही वहां पर एजुकेट करते हैं उनको स्टॉप करने के लिए। जेनेटिक कंडीशन, हम वहां पर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, बायोडाटा असिस्ट करते हैं, वहां पर उसका असेसमेंट करते हैं, डाटा कलेक्शन होता है कि कोई भी कंडीशन जो हेरिडिटरी प्रॉब्लम उसकी फैमिली के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, तो जेनेटिक कंडीशन को भी हम अर्ली वहां पर रिकॉग्नाइज करने के लिए जरूरी होता है। इन्वायरमेंटल हेल्थ, कि वो इन्वायरमेंट जहां पर पर्सन है जो कपल है वहां पर रह रहा है वो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है या कूल इन्वायरमेंट है, उसको असेस करने में ये क्या होता है, हेल्प करता है। इनफर्टिलिटी एंड सब फर्टिलिटी, कि वुमेन है उसके अंदर क्या हो रहा है कि इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो रही है या फिर सब फर्टिलिटी वहां पर हो रही है, तो उसके लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। नीडेड होती है प्री कंसेप्शनल केयर। नेक्स्ट वन इज इंटरपर्सनल वॉयलेंस, प्री कंसेप्शनल केयर वहां पर काउंसलिंग की जाती है, पर्सन है जो कपल है उसकी काउंसलिंग होती है, तो वहां पर काउंसलिंग के थ्रू हमें हेल्प जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती है कि वहां पर उसके जो लाइफ में उनमें वॉयलेंस है या नहीं है। नेक्स्ट वन इज टू अर्ली अनवांटेड एंड रैपिड सक्सेसिव प्रेगनेंसीज, एक हिस्ट्री कलेक्ट करना कि वहां पर जो प्रेगनेंसीज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है बिटवीन टू प्रेगनेंसी इज मैक्सिमम, मिनिमम कितना होना चाहिए 3 ईयर और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 5 ईयर का जो गैप है। यहाँ पर वुमेन की हिस्ट्री हम चेक करते हैं कि वहां पर टू अर्ली प्रेगनेंसी कि कंटिन्यूस वहां पर प्रेगनेंसी है, अर्ली तो नहीं है, या अनवांटेड प्रेगनेंसी या रैपिड सक्सेसिव प्रेगनेंसी, जो उसका ग्रेविडा होता है कि वो मल्टी ग्रेविडा है या फिर ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा है, उसको रिकॉग्नाइज करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन,
जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने में के लिए क्या करती है, हेल्पफुल रहती है। जो नेक्स्ट वन इज वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, वुमन को पहले से ही इम्यूनाइज किया जाता है ताकि वैक्सीन से जो डिजीज प्रिवेंट हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको अर्ली वहां पर क्या किया जा सके, प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट वन इज फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, कि वहां पर फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है उनको वहां पर क्या किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि उसके अंदर कोई बर्थ डिफेक्ट है, वहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, नॉर्मल हेल्थ देखने के लिए। एंड मेंटल हेल्थ, जो भी कपल है वहां पर उनका मेंटल हेल्थ है वो भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है मेंटल हेल्थ, कि कपल है वो मेंटली वहां पर सेटिस्फाइड है या फिर अंडर द स्ट्रेस ऑफ फैमिली के स्ट्रेस में वो प्रेगनेंसी करना चाहते हैं, तो वो सब किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए जरूरी होते हैं। तो ये नीड्स होती हैं प्री कंसेप्शनल केयर की, कि क्यों केयर हमें प्रोवाइड करनी है एक पेशेंट को, उसकी मेंटल हेल्थ को देखने के लिए, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन को असिस्ट करने के लिए जरूरी होता है। वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन करना एक लेडीज को ताकि उसको क्या कर सके, डिजीज से प्रिवेंट कर सके। तो ये हमारी नीड है प्री कंसेप्शनल केयर के लिए। नेक्स्ट वन इज प्री कंसेप्शनल केयर फॉर ऑल वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज शुड बी इंक्लूड, कि कौन कौन सी प्री कंसेप्शनल केयर है प्रोवाइड करेंगे सभी वुमेन्स को, नॉट ओनली दोज वुमेन दोज कम टू कंसीव या फिर ओनली फॉर प्री कंसेप्शनल केयर, इट इंक्लूड ऑल द वुमेन्स, कि हम उन सभी वुमेन्स को यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे जो चाइल्ड बियरिंग एज के अंदर आती है। और जो चाइल्ड बियरिंग एज या रिप्रोडक्टिव एज है वो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, वो कौन सा होता है, 15 to 45 ईयर्स। इन इस एज के अंदर जितनी भी वुमेन्स आती हैं उन सबको हम क्या करेंगे, प्री कंसेप्शनल केयर है वो इंक्लूड करते हैं उसको केयर प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, असिस्ट द गुड क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल एडोलेसेंट वैक्सीनेशन, एग्जाम्पल रूबेला, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। सभी एडोलेसेंट को वैक्सीनेट किया जाएगा। वैक्सीनेट किसके लिए करोगे, रूबेला के लिए वैक्सीनेट करोगे और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोवाइड करोगे ताकि उनको क्या कर सके, प्रेगनेंसी के टाइम पर यहाँ पर डिजीज होने से उनको प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट, एसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर गर्ल्स एंड वुमेन एंड वर्क टू कॉम्बैट ईटिंग डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी प्रिवेंशन, कि हम यहाँ पर केयर है वो किसको प्रोवाइड करेंगे, गर्ल्स को केयर प्रोवाइड करेंगे उनको अच्छा न्यूट्रिशन लेने के लिए, वुमेन्स को भी केयर प्रोवाइड करेंगे और उन वुमेन्स को भी वहां पर क्या करेंगे, हेल्दी न्यूट्रिशन है उसके लिए असिस्ट करेंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे। जिनके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर है, जो ओबेसिटी प्रिवेंशन के लिए है कि वो बीन्स, या तो वहां पर क्या होगा उनको एनोरेक्सिया नर्वोसा होगा या फिर वहां पर क्या होगा, बीन्स ईटिंग होगा। तो उन वुमेन को क्या करना है, एसेंशियल न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करने के लिए हमें एजुकेशन देंगे, इंक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, कि हम उस प्री कंसेप्शन केयर में उनको इन सब के साथ साथ फॉलिक एसिड सप्लीमेंट है वो भी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम वहां पर उसके अंदर हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल लेवल है उसको मेंटेन कर रख सके। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंटिव मेडिकल कंसल्टेंसी, रिस्क असेसमेंट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अब्यूज, रिस्क बिहेवियर, कि हम यहाँ पर प्रिवेंट करेंगे, मेडिकल कंसल्टेंसी उनको प्रोवाइड करेंगे प्री कंसेप्शन केयर के अंदर, असिस्टमेंट जो हाई रिस्क वुमेन है उनको असिस्ट करना, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड करना, एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, की उन वुमेन को काउंसलिंग प्रोवाइड करना जो क्या करते हैं, जो सब्सटेंस है वो यूज में लेती हैं, और रिस्क बिहेवियर जिनका एग्रेसिव बिहेवियर है उन वुमेन को क्या करना, वहां पर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इंक्लूड किया जाता है फैमिली प्लानिंग, इंक्लूडिंग द प्रमोशन ऑफ प्लान्ड एडिक्वेटली स्पेस प्रेगनेंसीज, कि हम प्री कंसेप्शन केयर के अंदर वुमेन्स को फैमिली प्लानिंग के बारे में भी एजुकेट करते हैं। एजुकेट करने का रीजन होता है कि वो प्रमोशन कर सकें इस प्लान्ड प्रेगनेंसीज को, और बिटवीन द प्रेगनेंसी वो एडुकेट स्पेस है वो वहां पर क्या कर सकें, मेंटेन करें। नेक्स्ट, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन स्पेशली इन HIV एंड एड्स, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है स्पेशली कौन सा, HIV और एड्स, उसकी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उनको जो प्री कंसेप्शन केयर है वो प्रोवाइड करेंगे।
ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज, जो भी क्रोनिक डिजीज है जैसे डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, सीगेस डिजीज, इन सब को हमें क्या करना है, वहां पर प्रिवेंट करना है। तो इन सब क्रोनिक डिजीज को वहां पर क्या करना है, ट्रीट करना है। ये भी हमारे किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, प्री कंसेप्शन केयर के अंदर। तो ये हमारे प्री कंसेप्शन केयर के अंदर, चाइल्ड बियरिंग एज के अंदर जो मेन हमारा फोकस होता है उन सब के बारे में। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल केयर, कि एक नर्स का क्या रोल होता है कोई भी मिडवाइफरी या ऑब्स्टेट्रिक केयर है वो प्रोवाइड करने के लिए। तो जो मिडवाइफ्स जो केयर होता है कि मिडवाइफ का क्या रोल होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, मिडवाइफ इज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर वुमेन इंक्लूडिंग गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग, प्रिस्क्रिप्शन एंड लेबर। कि मिडवाइफ वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं जो केयर प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वुमेन्स को, जिसमें कौन कौन सी वुमेन को इंक्लूड किया गया है, जो गायनेकोलॉजिकल वुमेन्स हैं, जो गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए आई हैं, डिजीज कंडीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग जिनको फैमिली प्लानिंग के लिए काउंसलिंग चाहिए, कौन सा बेस्ट मेथड है फैमिली प्लानिंग के लिए, उनको भी केयर प्रोवाइड करेगी। प्रिस्क्रिप्शन, जो भी उनको प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है उस प्रिस्क्रिप्शन को उसको कैसे फॉलो अप करना, उनके बारे में एजुकेट करना। एंड लेबर एंड डिलीवरी केयर, कि ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी के टाइम पर वुमन को जो केयर प्रोवाइड की जाती है कि कैसे उसको पार्टोग्राफ है उसको यूज में लेना है डिलीवरी के टाइम पर। तो ये सारी चीजें हैं वो वहां पर क्या होंगी, एक हेल्थ प्रोफेशनल पर्सन है मिडवाइफ, उसको उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मिडवाइफ प्रोवाइड एक्सपर्ट्स स्पेशल केयर ड्यूरिंग लेबर, जो मिडवाइफ है वो एक्सपर्ट केयर है वो प्रोवाइड करेगी लेबर के टाइम पर, डिलीवरी एंड द आफ्टर द बर्थ, कि बर्थ के बाद जो प्रीपेरियम पीरियड है उसके अंदर भी जो केयर प्रोवाइड करनी है वो कैसी करेगी, एक्सपर्ट करेगी। सो दैट मिडवाइफ इज यूनिक, जो मिडवाइफ होती है वो क्या है, एक यूनिक पर्सन होता है, क्योंकि वो डिलीवरी के टाइम पर उसको केयर प्रोवाइड कर रही है, ड्यूरिंग लेबर एंड आफ्टर बर्थ। वेरियस रोल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मिडवाइफ हैव प्रेजेंटेड इन द बिलो, कि मिडवाइफ है उसके बहुत सारे रोल्स होते हैं, वेरियस रोल्स होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो हॉस्पिटल में आपके पास एक पेशेंट आया और आपने उसको केयर प्रोवाइड कर दी, केयर प्रोवाइड के अलावा भी वहां पर क्या होते हैं, अदर रोल्स होते हैं मिडवाइफ के। तो जो रोल्स हैं मिडवाइफ के, जो फर्स्ट रोल है वो कौन सा होता है, केयर गिवन। आपके पास जो भी पेशेंट आया है, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज आई है, उनको हाईली इफेक्टिव केयर वहां पर क्या करना है, प्रोवाइड करना है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मिडवाइफ की। एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर टू मैक्सिमम द वुमेन्स हेल्थ ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी, डिटेक्ट प्रॉब्लम अर्ली एंड मैनेज एंड रेफर ऑफ एनी कॉम्प्लिकेटेड केसेस, कि यहाँ पर हाईली एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड करेगी वुमेन को, हेल्थ जो मिडवाइफरी नर्स है वो ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी जो एंटीनेटल पीरियड है उस टाइम पर और उसके बाद भी उनको क्या करेगी, केयर प्रोवाइड करेगी। कोई भी प्रॉब्लम उसकी प्रेगनेंसी के अंदर अकर हो रही है तो उसको वो क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी प्रॉब्लम को अर्ली, उस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करेगी उसके लिए वो आइडियाज करेगी। और अगर पेशेंट की कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड है तो वहां पर वो रेफर है वो करेगी, तो रेफरल सर्विस है उसको वो यूज में लेगी। तो ये किसका रोल हो जाएगा, केयर गिवर, कि नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट को इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सके, जो भी हाई रिस्क प्रॉब्लम है उनको अर्ली आइडेंटिफाई करना, उनका ट्रीटमेंट करना या फिर उनको रेफर करना। नेक्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेटर, कि जो मिडवाइफ्स होती हैं वो कोऑर्डिनेट करती हैं केयर फॉर ऑल वुमेन, कि जितनी भी वुमेन को वो केयर प्रोवाइड करती हैं उनके साथ वो कोऑर्डिनेट भी करेंगी। कोऑर्डिनेट इंश्योर द होलिस्टिक वॉलेंटरी एंड सोशल सर्विसेज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन व्हेन अप्रोप्रिएट, सो दैट एवरी वुमन बर्थ एक्सपीरियंस रिगार्डलेस द रिस्क फैक्टर, कि यहाँ पर होलिस्टिक वॉलेंट्री और सोशल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं कोऑर्डिनेट करके प्रेग्नेंट वुमन को, ताकि उसको वुमन को बर्थ के टाइम पर उसको जो रिस्क फैक्टर है वो वहां पर क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो कोऑर्डिनेशन है वो भी इंपॉर्टेंट होता है मिडवाइफ के लिए, वो अपने सीनियर स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, अपने नर्स पेशेंट के साथ क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी। नेक्स्ट वन इज द लीडर, कि जो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडवाइफ नर्स की क्या होती है, लीडर, कि वो अपने पेशेंट क्या करेगी, वहां पर लीडर का भी काम करेगी।
द रोल ऑफ लीडर इज टू प्लान, कि जो लीडर का रोल होता है वो क्या करता है, प्लान करता है कि पेशेंट को, जितने भी उनके पास पेशेंट है, कि कौन से पेशेंट को टॉप प्रायोरिटी पर उनको रखना, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना केयर, रिव्यू करना वुमेन केयर को, कि जो केयर उनको प्रोवाइड की गई है वो इफेक्टिव थी, अगर इफेक्टिव थी तो उसका क्या इफेक्टिव रेट है वो आ रहा है, उनको क्या करना, रिव्यू करना विद देयर इनपुट एंड एग्रीमेंट फ्रॉम द इनिशियल एंटीनेटल असेसमेंट थ्रू द पोस्टनेटल पीरियड, कि जो एंटीनेटल पीरियड से लेकर पोस्टनेटल पीरियड तक जितनी भी केयर उसने प्रोवाइड की है, उस केयर को वहां पर वो क्या करेगी, रिव्यू करेगी वुमेन को जितनी भी केयर प्रोवाइड की गई है। तो नर्स है वो लीडर का काम भी करेगी। मिडवाइफ लीडिंग रोल रिड्यूस द एडमिशन टू हॉस्पिटल एंड रिजल्ट सिग्निफिकेंटली लेस इंटरवेंशन ड्यूरिंग बर्थ, कि जो नर्स का रोल होता है, जो लीडर का रोल होता है वो क्या होता है कि वहां पर उसको रिड्यूस करना है हॉस्पिटल एडमिशन को, कि पेशेंट है उसको क्या किया जा सके, जैसे ओपीडी के अंदर उसका ट्रीटमेंट किया गया, उसको इफेक्टिव ट्रीटमेंट दिया गया, उसको फोलिक एसिड आयरन टेबलेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोवाइड की गई है, ताकि लेस इंटरवेंशन आ सके कहां पर, ड्यूरिंग द बर्थ के टाइम पर। नेक्स्ट वन इज द कम्युनिकेटर। नर्स का नेक्स्ट रोल जो होता है मिडवाइफ का, वो कौन सा होता है कि वो कम्युनिकेटर का भी काम करती है। कम्युनिकेटर का काम कैसे करेगी, जो भी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नर्स का होना चाहिए, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में नर्स क्या करती है, एक कम्युनिकेशन का काम करती है। इट हेल्प टू ट्रस्ट रिलेशनशिप विद प्रेग्नेंट वुमन फैमिली मेंबर, कि कम्युनिकेशन है वो डेवलप करता है ट्रस्ट रिलेशनशिप का पेशेंट और फैमिली मेंबर के साथ। मिडवाइफ हैज टू कम्युनिकेट effectively with pregnant women and family member as well as others so that they can share their all problems। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से वो क्या करती है, वहां पर हेल्प रहते हैं कि पेशेंट है वो अपना ट्रस्ट गेन करेगी पेशेंट का, तो उस कंडीशन में जितनी भी उसको प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, वो उन सबको नर्स के साथ क्या करेगी, शेयर करेगी। तो कम्युनिकेशन है वो भी इफेक्टिव रोल प्ले करता है मिडवाइफ के लिए। नेक्स्ट वन इज द मैनेजर। मैनेजर होता है वो एक ग्रेट रोल होता है मिडवाइफ के लिए। मैनेजर का रोल है वो मिडवाइफ के लिए ग्रेट रोल होता है। मिडवाइफ मैनेज करती हैं ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर एक सर्कमस्टेंसेस के अंदर उसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। वेयर अप्रोप्रिएट एंड कैन रिकॉग्नाइज एंड रेफर वुमन टू ऑब्स्टेट्रिशियन एंड अदर स्पेशलिस्ट इन ए टाइम व्हेन नेसेसरी, कि वहां पर वो एक मैनेजर का काम करते हैं, मैनेज करके चलते कि पेशेंट है उसके लिए वो किसी भी सर्कमस्टेंस के अंदर इफेक्टिव डिसीजन लेगी कि पेशेंट है उसको वहां पर ट्रांसफर करना है या रेफर करना है किसी भी स्पेशलिस्ट दूसरे स्पेशलिस्ट के पास टाइम के अंदर। जब भी नेसेसरी होगा कि पेशेंट को ट्रांसफर करना है तो वो वहां पर क्या करेगी, उसके लिए मैनेज करेगी। नेक्स्ट वन इज एजुकेटर। नर्स मिडवाइफ का रोल होता है, एजुकेटर का भी रोल होता है। एजुकेटर मिडवाइफ होती है वो हाईली क्वालिटी कल्चरल और सेंसिटिव हेल्थ एजुकेशन है वो प्रोवाइड करती है। क्यों प्रोवाइड करती है, ताकि हम प्रमोट कर सकें हेल्दी हेल्पफुल फैमिली लाइफ और पॉजिटिव पेरेंटिंग को। पॉजिटिव पेरेंटिंग को प्रमोट करने के लिए हेल्दी फैमिली लाइफ की, उसकी फैमिली के अंदर स्ट्रेस है वो वहां पर क्या हो सके, पूरा सबसाइड हो जाए, और प्रमोट हेल्थ मदर की और चाइल्ड की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए वहां पर वो क्या करेगी, एज ए एजुकेटर है पेशेंट, उसकी फैमिली और कपल उनको क्या करेगी, एजुकेट करेगी, ताकि वो अपनी लाइफ के अंदर हेल्दी लाइफ स्टाइल को वहां पर क्या करे, अडॉप्ट करे। नेक्स्ट वन इज द काउंसलर। मिडवाइफ होती है वो काउंसलर का भी वर्क करती है। मिडवाइफ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड काउंसिल प्रेग्नेंट वुमन ऑन देयर प्रीनेटल सेल्फ केयर इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, हाइजीन, ब्रेस्ट फीडिंग, डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, कि वो वहां पर काउंसलिंग प्रोवाइड, एक काउंसलर के तौर पर वर्क करती है। काउंसलर के तौर पर वो वुमन है उसको एंटीनेटल पीरियड के अंदर वुमन को क्या करेगी, वहां पर केयर है जो काउंसलिंग है वो प्रोवाइड करेगी, उसकी सेल्फ केयर की, कैसे उसको सेल्फ केयर के बारे में खुद की केयर करना है। न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट को फॉलो करने के लिए उसको काउंसलिंग करेगी। हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग, इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में उसको काउंसलिंग करेगी कि इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, कब तक होता है, क्या उसके बेनिफिट होते हैं। एंड डेंजर साइन इन द प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से साइन है जो क्या होते हैं, डेंजर साइन होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर चाइल्ड के लिए एंड मदर के लिए, और चाइल्ड बर्थ के टाइम पर क्या कॉम्प्लिकेशन अकर हो सकते हैं।
तो ये एक काउंसलर के तौर पर वो पेशेंट है उसको पहले से ही क्या करती है, एजुकेट करती है, ताकि वो इफेक्टिव डिसीजन है वो ले सके। नर्स मिडवाइफ एक फैमिली प्लानर का भी काम करती है। अगर एक पेशेंट है उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो वहां पर वो उनको एजुकेट करेगी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं उनको यूज में लेने के लिए। दे आल्सो काउंसिल पीपुल एज ए फैमिली प्लानर के तौर पर भी वहां पर क्या कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं। दे प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल काइंड ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड एंड हेल्प कपल टू टेक डिसीजन, कि जितने भी टाइप के फैमिली प्लानिंग मेथड है, टेम्पररी एंड परमानेंट मेथड, उन सब के बारे में उनको क्या करेगी, वहां पर एजुकेट करेगी, काउंसलिंग करेगी, ताकि जो कपल है वो इफेक्टिव डिसीजन है वो ले सके। जो नेक्स्ट रोल होता है वो होता है कौन सा, एडवाइजर का, कि नर्स है वो एक एडवाइजर के तौर पर भी क्या करती है, वर्क करती है। मिडवाइफ एडवाइस देगी किसको, ऑन डेवलपमेंट ऑफ बर्थ पैनल एंड प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ बर्थ प्रिपेयर्डनेस, कि मिडवाइफ है वो एक एडवाइस देगी कि बर्थ प्लान के लिए उनके लिए क्या है, हॉस्पिटल डिलीवरी करवानी है, उनको सिजेरियन डिलीवरी करवानी है या फिर नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, जो भी बर्थ प्लान वो बना रहे हैं कपल, उनके बारे में उनको क्या करेगी, वहां पर एडवाइस करेगी एंड प्रमोट करेगी कॉन्सेप्ट ऑफ बर्थ प्रिपेयर्डनेस, कि कैसे वो खुद को प्रिपेयर्ड रखेंगे बर्थ के लिए, डिलीवरी के लिए। दे आल्सो गिव एडवाइस ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कि वो वहां पर एडवाइस करती है पेशेंट को एंटीनेटल टाइम पीरियड के अंदर ही, वहां पर कपल को वहां पर एडवाइस करेगी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन के अंदर कि उनका डिसीजन क्या होना चाहिए, सो दैट इट विल हेल्प टू टेक द डिसीजन, ताकि वो उनको इफेक्टिव डिसीजन लेने में क्या कर सके, हेल्प कर सके। नेक्स्ट वन इज द रिकॉर्ड कीपर। नर्स है वो एक रिकॉर्ड कीपर का भी क्या करती है, वर्क करती है। मिडवाइफ नर्स है वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगी पेशेंट के। रिकॉर्ड कीपिंग होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है मिडवाइफ प्रैक्टिस का। जितनी भी प्रेगनेंसी एक ईयर के अंदर कितनी वुमेन्स आई हैं, कितनी प्रेग्नेंट लेडीज आई हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री जो रिकॉर्ड के अंदर है वो मेंटेन करके रखती है। इट हेल्प मेकिंग कंटिन्यूटी ऑफ द केयर इजियर, क्योंकि ये रिकॉर्ड किसमें हेल्प करते हैं, ताकि आप इजी केयर है वो प्रोवाइड कर सको। एनेबलिंग आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन अर्ली स्टेज, कि अर्ली स्टेज के अंदर ही आप वहां पर प्रॉब्लम्स को क्या कर सको, आइडेंटिफाई कर सको, उसके लिए रिकॉर्ड कीपर का भी काम करती है मिडवाइफ नर्स। नेक्स्ट वन इज द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर होता है वो क्या होता है कि सुपरवाइजर सुपरवाइजिंग एंड असिस्टिंग मदर ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, कि मदर को जो मिडवाइफ नर्स है वो सुपरवाइज करेगी और असिस्ट करेगी एंटीनेटल पीरियड टाइम पर, मॉनिटरिंग करेगी उनकी कंडीशन को, कंडीशन ऑफ द फीटस, कि फीटस की कंडीशन क्या है, कि फीटस की कंडीशन को वो वहां पर कंटिन्यूस ऑब्जर्व करेगी एंड यूजिंग देयर नॉलेज टू आइडेंटिफाई द अर्ली साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, कि वहां पर वो अपने नॉलेज को यूज में लेकर वहां पर वो अर्ली साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन को भी वहां पर क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, ताकि वो इफेक्टिव केयर है पेशेंट को प्रोवाइड कर सके। तो ये हमारे नर्स के इंपॉर्टेंट रोल थे। मिडवाइफ नर्स के रोल होते हैं सिर्फ ओनली केयर प्रोवाइडर के नहीं होते, वो एडवोकेसी का भी काम करती है, मैनेजर का काम भी करती है, लीडर का काम करती है, डिसीजन मेकर होती है, फैमिली प्लानर होती है, काउंसलर होती है, एडवाइजर होती है, रिकॉर्ड कीपर और सुपरवाइजर का भी काम वहां पर करती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक के आगे से। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।